नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब लगता है कि हकीकत बनने के बेहद करीब है। सदन में जीएसटी के 4 बिलों को पेश कर दिया गया, जिस पर बहस जारी है। सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध लगती है कि 1 जुलाई से देश में एक देश एक टैक्स सिस्टम लागू करने की दिशा में कदम उठा लिया जाएगा। सदन में जीएसटी से जुड़े 4 कानून, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा विधेयक को पारित कराया जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे तमाम इस तरह के जो टैक्स लगते रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दरअसल नई कर व्यवस्था को लेकर तमाम लंबित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच में सहमति बन गई है, जिसके बाद बजट सत्र के इस हिस्से में इन बिलों को पेश किया गया और संभवतः पास किया जाएगा। ये एक ऐसा टैक्स है जो कि टैक्स के भारी जाल से अब मुक्ति दिलाएगा। जीएसटी आने के बाद ये देश में बहस रही है कि बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हालांकि कुछ चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो बताया जा रहा है वो ये कि टैक्स का एक पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा। इसको लेकर पिछले तकरीबन कुछ साल कह सकते हैं, महीने कह सकते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक चर्चा रही है। और आज जब बिल पर चर्चा की है तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विस्तार से समझाया कि किस तरह से ये देश में एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके चीज़ों को आसान बनाया जाएगा और ये अपने आप में एक आम इंसान को फायदा करेगा। तो चर्चा आज इसी पर 2 खास मेहमानों के साथ। उससे पहले जब अरुण जेटली ने इस पूरे मुद्दे को समझाया और चीज़ें समझाई तो उसके बाद लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने एक हल्के फुल्के अंदाज में भी कहा कि अरुण सर की क्लास से चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि अरुण जेटली ने किस तरह से अपनी बात को रखा। हम लोगों का एक प्रयास ये रहा कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि ये काउंसिल एक प्रकार से सर्वसम्मति के साथ अपने निर्णय ले। अब उस सर्वसम्मति के साथ जो निर्णय काउंसिल ने लिए हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन 5 कानूनों के संबंध में भेजी है, जो 4 संसद के सामने आएगी और एक रिकमेंडेशन हर राज्य की विधानसभा और 2 यूनियन टेरिटरीज जिनमें विधानसभा यानी 31 विधानसभाओं के सामने जाएगी। पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी। कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है, केवल उसकी व्यवस्था की जाती है। और उस टैक्स को इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना और उसकी जो संचालन की सारी व्यवस्था सीजीएसटी लॉ के अंदर है। इसका दूसरा कानून है एसजीएसटी लॉ, जो केंद्र के सामने नहीं आएगा, जो 31 विधानसभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज है कि हर राज्य में जो स्टेट जीएसटी है वो किस प्रकार से लगेगा। तीसरा कानून है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंपोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके संबंध में जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है, जो उसका संचालन करेगा। तीसरा कानून है यूटीजीएसटी लॉ, यूनियन टेरिटरी जीएसटी लॉ। 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा। और इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो भारतीय टेरिटरी मानी जाती है वो भी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है कि उसके अंदर जो टैक्स लगेगा। तो चौथा लॉ उसी व्यवस्था में यूटीजीएसटी लॉ है। और ये कानून एक प्रकार से जो सीजीएसटी लॉ है उसके प्रावधानों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उन
यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है। और जो पांचवा और अंतिम कानून है कि संविधान संशोधन में हमने ये कहा था कि पहले 5 वर्ष तक अगर किसी राज्य को भी इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। ये अरुण जी ने अपनी बात को रखा, कुछ और बातें उन्होंने रखी थी वो हम आपको और दिखाएंगे, लेकिन दो खास मेहमान, पहले उनका परिचय। हमारे साथ कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी साहब मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीआरएस, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार विशेषज्ञ, बहुत स्वागत गोपाल जी आपका भी। आपसे शुरुआत करूंगा कि कैसे देखेंगे आज जो चर्चा रही है सरकार की तरफ से, और अरुण जी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, लेकिन कंसर्न सिर्फ जताया गया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर बात आएगी, क्यों आप ऐसा लगता है? ये ज़रूर अपोजिशन पार्टीज़ और कई सारे मेंबर्स भी ये फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। ये जीएसटी काउंसिल जो है पार्लियामेंट के बाहर होता है, वही कई डिसीजंस ले लेते हैं, और वहाँ वीटो पावर जो है सेंट्रल को रहता। ओके, क्योंकि 75% वोट्स चाहिए और सेंटर को 33% है। तो अगर ऑल द स्टेट्स मिलके एक निर्णय लिए तो सेंटर को वीटो कर सकती है। तो जो फेडरल फिस्कलिज्म है वो उसको मार खाता है। ओके, अरुण जी भी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, पहले एक उस पर नजर डालते हैं, फिर हम गोपाल जी के पास चलेंगे। The system that we initially adopted is a system which we are now trying to restructure. In our system that exists as of today, there are multiple indirect taxes. We can keep the direct tax, income tax, and a custom duty which deals with flow of goods into the country come out of this. But other than these two taxes, there are several multiple taxes. So anybody who's engaged in an economic activity will have to, if it's manufacturing, pay excise duty to the center. If it is services, he'll have to pay service tax to the center. For sales, he'll have to pay VAT to the state. Then there'll be entertainment tax, there'll be luxury tax, there'll be entry tax, there'll be octroi in some cases, and these are several multiple taxes. The interface of each person doing economic activity is with multiple assessing officers. तो एक व्यक्ति जो व्यवसाय करता है उसको मल्टीपल असेसिंग ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है। And the nature of economic activity today is changing because a number of these taxes by their nature are converging. Let us take an example. Somebody wants to buy a flat. For the steel, cement, sanitary fittings, electricity fittings, these are manufactured goods, he will have to pay excise. For the architect, he will have to pay service tax. For the contractor, he'll have to pay service tax. Now, how are these to be fixed? And then if a person is doing an all India activity, even though in 1947, जी हाँ, अरुण जी अपनी बात को रखते हुए, लेकिन हम और चीज़ दिखाएं जो कि उन्होंने समझाई थी। गोपाल जी, आप कैसे देखेंगे जो कंसर्न अभी मेन है आज की पूरी डिस्कशन में, अगर आप देखें तो वो यही है कि तमाम जो सरकार फ़ायदे गिना रही है, लेकिन विपक्ष कहता है कि संघीय ढांचे की स्वायत्ता पर फर्क पड़ेगा इससे। नहीं, देखिए पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि विपक्ष इस बात से एग्री कर रहा है कि जीएसटी के बहुत फायदे हैं और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, उसका स्वागत करते हैं। तो हम भी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि पॉजिटिव स्टेप में आगे जा रहे हैं। जब जीएसटी एक अच्छा लॉ है, देश के हित में है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि उसको कम कर रहा है, एक नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट क्रिएट कर रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति क्षेत्र के किसी भी प्रदेश का व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कहीं भी पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के आसानी से बेच सकता है। तो एक नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट अगर इसमें डेवलप हो रहा है तो अरुण जी ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कि जीएसटी काउंसिल इसलिए जरूरी है
कि इसमें कई इश्यूज थे जो हमारे यहाँ 32-33 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सेंटर गवर्नमेंट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर, आज 18 से 20 अलग अलग टैक्सेस लॉ थे, उनको इंटीग्रेट करके एक टैक्स लॉ लाना है, इतने स्टेट्स की बातों को लाना है। तो जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई थी और उसका स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर के ही लिए था। और उसमें अरुण जी ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जो सॉवरेन पावर है स्टेट को और सेंटर को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, फेडरल स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीजें आती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको दिया था, जो कि वह एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जिसके कारण आज जीएसटी संभव हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि संघीय ढांचे को कहीं भी इससे नुकसान हो रहा है, न संघीय ढांचे को नुकसान हो रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा जीएसटी काउंसिल का कोई और रोल भी नहीं है, इसलिए कोई ऐसी आशंका करना अपोजिशन के लिए कोई जस्टिफाइड नहीं है। फिर भी अगर कोई चीजें होती हैं तो जो जीएसटी काउंसिल में फिर डिबेट हो सकते हैं, पार्लियामेंट तो उससे सुप्रीम है, वहां पे हर चीज आएगी। बिल्कुल, ये एक उदाहरण दे सकता हूं मैं इसके आर्गुमेंट में। ये कोकोनट हेयर ऑयल है, वो केरला में एडिबल ऑयल है, खाने का है, और राजस्थान में हेयर ऑयल है, बाल को लगाने का, और वहाँ पर 14% और यहाँ पर 5% है केरला में। अगर जीएसटी काउंसिल आए तो वहाँ दैट टू यूनिफॉर्म टैक्सेस अक्रॉस द कंट्री बनाते। ओके, तो यूनिफॉर्म रहे तो किसी ना किसी को दिक्कत, इधर केरला और या फिर इधर आएगा, किसी को इससे दिक्कत होता। बट दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल्स, ऐसे छोटे छोटे रहते, इसीलिए टैक्सेस, यूनिफॉर्म टैक्सेस से बहुत फायदा है नेशन को, मगर थोड़े छोटे एग्जाम्पल्स है, उसको स्टेट्स में हक रहना, वो हक छीना गया है। तो आपको लगता नहीं उसमें कंपेंसेशन की व्यवस्था है जिसमें कि अगर वो नहीं, वो कंपेंसेशन है। महत्वपूर्ण बात है ओके कि जीएसटी का फायदा ही तब है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए। अगर हम ये तय कर लें कि नहीं, डिफरेंशियल टैक्सेशन हमारे लिए अच्छा था, तो फिर तो जीएसटी की ये बात करें कि जीएसटी की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं यूनिफॉर्म टैक्सेशन, और जीएसटी में अल्टीमेटली बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे कि सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इन सब इनडायरेक्ट ऑक्ट्रॉय है, इन सबको एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, इन सबको इंटीग्रेट करके एक टैक्स लाएं। तो यही इसका ब्यूटी है। अगर उसी को अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी माने तो फिर तो ओके। अरुण जी ने जो बात कही थी वो हम बताएंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पे कि अगर वो जो जिसे कहते हैं ना कि गोपाल जी जो बोल रहे हैं ठीक है, बाय एंड लार्ज यूनिफॉर्म टैक्सेशन इज गुड, लेकिन एक्सेप्शंस है, ऐसा जब कोकोनट ऑयल है, ऐसा 2-3 एक्सेप्शन है, उसमें स्टेट का आवाज थोड़ा कम होता जीएसटी काउंसिल में। ओके, चलिए मैं जो अरुण जी ने जो बात कही थी कि खासकर 28% से ज़्यादा अगर जिन गुड्स पर, जिन चीज़ों पर टैक्स लगता है, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें होंगी, और खासकर मुआवजा देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो कि चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उनको अगर नुकसान होगा तो पहले 5 साल में किस तरह से व्यवस्था की गई है, उस पर एक नज़र डालते हैं। अभी हम लोगों ने मल्टीपल टैक्सेशन ब्रैकेट्स रखे हैं। काफी कमोडिटीज और गुड्स ऐसे होंगे, विशेष रूप से जो खाने की चीजें हैं, जो सस्ते होने चाहिए, जो जीरो रेटेड होंगे। तो पहला टैक्स स्लैब अपने आप में जीरो रहता है। दूसरा टैक्स स्लैब 5% का होता है। तीसरा टैक्स स्लैब हमने 2 स्टैंडर्ड रेट रखे हैं, 12% या 18%। और जो हाई कमोडिटीज हैं उसका रखा है 28%। लेकिन कई ऐसे गुड्स हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर एडवर्स असर पड़ता है, जिनको सिन प्रोडक्ट्स कहते हैं, या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आज टैक्सेशन व्यवस्था 28 से ज्यादा है। मान लीजिए टबैको रिलेटेड सिगरेट्स, इस तरह के आइटम्स हैं, ये 60-65% तक जाते हैं। लग्जरी व्हीकल्स 40% तक जाते हैं। इसलिए लग्जरी आइटम्स और सिन प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंट, जैसे कोल के ऊपर सेस हम लोग लगाते हैं, वो एनवायरमेंटली पर्यावरण की दृष्टि से वो टैक्स लगाना आवश्यक होता है। तो जितना इन कमोडिटीज पे एक्स्ट्रा अमाउंट 28% के ऊपर होगा,
5 वर्षों के लिए उसको कॉम्पेंसेशन सेस मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सिगरेट पे 65% लगता है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, या लग्जरी व्हीकल पे 40% लगता है, तो 28 से ऊपर वाला कंपोनेंट उसका कॉम्पेंसेशन फंड में चला जाएगा, और ये कॉम्पेंसेशन फंड उन राज्यों को मिल जाएगा जिस राज्य को कोई नुकसान होता है। और अगर नुकसान नहीं होता या इसमें से कोई कोष बच जाता है तो वो पैसा फिर राज्य और केंद्र के बीच बढ़ जाएगा। जो बात आप कह रहे हैं कि वो कंपेंसेशन मिलेगा, मतलब अगर जो खासकर एक कंसोलिडेशन वाला एक फंड आएगा उसको बांट दिया जाएगा, तो वो इंटायर कंटेंशन अबाउट बीइंग लेफ्ट आउट, जैसे कहते हैं कि संघीय जो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स की से नहीं हो पा रही है, उसको लगता है कि इससे मीट आउट तो हो रहा है, या आपको लगता नहीं है? ये तो हो रहा है, इन दिस केस हो रहा है, करेक्ट। बट आप कह रहे हैं वो छोटे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। जो रिफंड है, एक्सेस कलेक्शन है, अगर स्टेट्स को कम पड़े तो 14% ईयर अपॉन ईयर ग्रोथ लगाए। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ टैक्सेशन ऑफ अ स्टेट इज 14%। अगर जीएसटी के बाद 13% आए तो सेंटर 1% कॉम्पनसेट करेगा। और अगर ये सब स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के बाद थोड़ा पैसे बचा हुआ रहे तो सेंटर पे तो वो बांट देते, स्टेट्स को बांट देते, मगर इक्वली बांट देते या प्रोपोर्शनली बांट देते, नहीं तो सेलेक्टिवली ये राष्ट्र को देते, ये राष्ट्र को नहीं देते, वो बिल में नहीं है। अच्छा, ओके। अरुण जी कुछ और कह रहे हैं, एक नजर उस पर डालते हैं, फिर गोपाल जी मैं आपके पास आता हूं। लॉ, व्हाट इज द लॉ? Article 246 says that there will be a goods and services tax which can be imposed by the central and the state governments. The central government will create the CGST law. The state governments will enact the SGST law. So once these laws are implemented, this is the authority of law. And therefore, this is the authority of law which is in accordance with Article 265. Please listen. Sir. Yes. Please. Let him complete, then you come. Sir. Yes, please. Sir, let us have a clear understanding of this, Mr. Banerjee. Article 269A says the rates will be recommended by the council. It's very clear in the constitution that we have amended. So the rates are to be decided by the council. Now, once they are recommended by the council, when every finance minister of every state presents his budget in the state, and when the central finance minister presents his budget in parliament, aren't his own rates and revenues then in that finance bill that he'll pass going to be recommended, find a mention? Every state's budget is going to say, भाई ना इस बार तय हुआ है कि जीएसटी रेट 16% होगा या 15.5% होगा। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल तो उसका रहेगा, लेजिस्लेटिव कंट्रोल उसका रहेगा, लेकिन एनार्की खड़ी करने का बेस्ट सबसे सरल तरीका यह है कि जो जीएसटी काउंसिल में तय हो, 32 के 32 लेजिस्लेटिव बॉडीज कह दे अब हम अपना अपना रेट तय करेंगे, तो फिर भूल जाएं जीएसटी क्यों आएगा। इसलिए जब आपने एक नई व्यवस्था, आप एक बार मोइली साहब इसमें कंफ्यूजन में मत रहिए। यह कानून मैंने नहीं बनाया, केंद्र ने नहीं बनाया, मेरा तो 1/3 वोट था। 7 कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है, इसलिए उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन। एवरी Please. Nothing will go on record Therefore, like this. No, I'm sorry. Therefore, Yes.
इस पर और क्लैरिटी, जो बात कह रहे हैं कि स्टेट मतलब खासकर राज्य विधानसभाओं को या राज्यों को इस बात का अधिकार है कि वो कम से कम 5 साल तक जो तय कर दिया गया उस मापदंड पर चलें, लेकिन मेन जो कंसर्न आ रहा है वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा और कंपेंसेशन एडिक्वेटली जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। देखिए, कंपेंसेशन का तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें क्लॉज था और सबसे ज्यादा जो डिबेट हुआ वो प्रदेशों को, जो स्टेट्स को कंपेंसेशन को लेके ही हुआ। पहले ये हुआ था कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स ने कहा कि हमें तो बहुत ज्यादा इसमें लॉस होगा अगर जीएसटी पे जाते हैं, तो उनके लिए बात हुआ था कि एक एडिशनल उनको एक 1% या 2% का उनको जीएसटी का लगाने का वो मिल जाए प्रावधान। लेकिन बाद में जीएसटी काउंसिल ने और केंद्र ने भी, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए आपको लॉस कैसे होगा, हम तो कंपेंसेशन का पूरी तरह से जो भी आपका अगर 15-16 2015-16 को बेस ईयर लेके आपको हर साल 14% का इंक्रीज इन रेवेन्यू लेके केंद्र इसकी गारंटी कर रहा है कि इसके हिसाब से अगर कुछ भी लॉस होता है, मान लो आपका रेवेन्यू कलेक्शन 15-16 में कुछ 2 लाख करोड़ था और 16-17 में 2,28,000 करोड़ नहीं हुआ, तो और 2,20,000 हुआ तो 8,000 करोड़ सेंटर अपने कंपेंसेशन फंड से देगा। तो इसी बात से प्रदेश मान गए थे, सभी प्रदेश मान गए कि हमें कोई लॉस नहीं होगा और आने वाले 5 साल तक 14% के एनुअल ग्रोथ से वो एग्री हो गए। तो इसके कारण ही इसमें कंसेंसस बनी है। तो किसी को निश्चिंत रहना चाहिए कि किसी प्रदेश को इसके कारण नुकसान होगा। ये अगर हो सकता है नुकसान तो केंद्र को होगा कि उसके पास पूरा पैसा नहीं आता, इसीलिए इस सेस का प्रावधान है कि अगर जीएसटी से पैसा कम आता है। वीरप्पा मोइली कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। Under Article 265, if the Article 265 want to amend and empower the GST Council, we don't mind. That kind of a power has not been given to the GST Council. Yes. And how can you say that it is a law? Because article, ultimately it will have a lot of other repercussions. Then you make GST Council or the central government tomorrow, you say that all this money will be kept in a separate fund, not in a consolidated fund. Yes. A lot of problems will arise. Who will protect the fund? Who will protect the taxes? Because consolidated fund is not out of air, it is out of the taxes collected. Those taxes collected by under your own law, not by under the constitution. Sir, in that case, what follows? Madam, the it answer cannot go to the consolidated fund Now, of India. please And so many other repercussions may take place. your matter. The answer to Mr. Moili's question is very simple. The GST Council has been given the power to make a recommendation with regard to the model law. Who gave that power? The Constitution Amendment gave that power. Please. Yes, recommendation. The GST Council got the power under Article 279 capital A to make a recommendation with regard to the model law. Please. Please. On basis of that recommendation, this Parliament, under Article 246A, with regard to the laws within the central Parliament's jurisdiction and the state legislatures within Article 246A, with regard to laws within their jurisdiction, get the power to frame those laws. The plenary power to frame a legislation can only be with Parliament or a state legislature, as the case may be. Let's not there be any confusion. But all that I said in the beginning, and I'm repeating it, while framing that law, we will have to be guided by those federal considerations which have prompted us all to unanimously accept the idea of the GST. ठीक है, इस बहस का एक रिएक्शन आपसे कि मेन कंसर्न इसी बात को लेकर आ रहा है, चिंता अब इस पॉइंट पर भी आकर ये है कि वो फंड होगा जो कंसोलिडेशन फंड में मान लीजिए आता है, वो कंपेंसेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक स्टेट से कंपेंसेशन कुछ मिला, मान लीजिए कुछ रेवेन्यू आया तो किसी और को ना चला जाए, कंसर्न इसी बात को लेकर ज्यादा है। क्योंकि वो
पहले एग्जाम्पल जो है वो लग्जरी आइटम्स हैं जिसमें 28% से ज़्यादा है, वो जो स्टेट को नुकसान हुआ वही स्टेट को आता। मगर ये तो अलग चीज़ है। जो 14% के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को नुकसान होता वो कॉम्पनसेट करने के बाद वो जो बचता है उसको कैसे बांट डाला जाता है, वो प्रश्न, वो समाधान बिल में नहीं है। तो वही दिक्कत है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का बिल में कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं। जी जी, देखिए इसमें एक बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, अगर हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो उसमें कंफ्यूजन ही होगा। देखिए जीएसटी जो टैक्स है वो तो 4 स्लैब्स के रेट से ही आने वाला है। उसमें लॉस वगैरह वहीं से कैलकुलेट होगा। अगर जो 5%, 12%, 18% और 28%, इन 4 स्लैब में सारे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, जिसके थ्रू लोग स्टेट्स और सेंटर, आईएसजी, यूनियन जीएसटी, स्टेट जीएसटी अपने टैक्स कलेक्ट करेंगे। फिर उनके पास टोटल साल का फंड कितना कलेक्शन आया, रेवेन्यू, वो कैलकुलेशन फिगर्स आ जाएगी। अब ये जो कंपेंसेशन फंड है ये उसमें से नहीं आ रहा है। कंपेंसेशन फंड के लिए सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने, सरकार ने एक अलग से प्रोविजन डाला है सेस का। कंपेंसेशन सेस, हाँ, कंपेंसेशन सेस, वह 28% वाले लग्जरी गुड्स के ऊपर भी जो कुछ सिन गुड्स जिसको कहते हैं, जो कि या लग्जरी गुड्स 4 या 5 हैं, जिस लग्जरी गुड्स में लग्जरी कार है केवल, टोबैको है, एरेटेड ड्रिंक्स है और ये अल्कोहल है, इन पे सेस लगाने का सरकार ने 15% का कैप का 15% के कैप से ये लगाने का प्रोविजन ले लिया। और उसको अलग से फंड का, ये जीएसटी में से नहीं ले रहे, ये सेस से लेके अलग से एक नॉन सबमर्जिबल यानी वो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, वो एक अलग से 50,000 करोड़ का फंड बनाने का सरकार ने सेस के थ्रू प्रावधान किया है, जो कंसोलिडेटेड फंड में रहेगा। और जिस स्टेट को कम हुआ, जिसका ज्यादा हुआ उसका तो कोई मतलब ही नहीं, जिस स्टेट को लॉस हुआ है उसको उस फंड से पैसा ट्रांसफर होगा और 5 साल तक ये इस प्रावधान रहेगा। उसके बाद अगर जो बचेगा वो शेयरिंग हो जाएगी। तो इसलिए किसी स्टेट को इसमें चिंता करने की बात नहीं है, जीएसटी से ये फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये अलग से प्रावधान है। उसमें मैं अगर आपसे ही पूछूं, मैं वक्त एक ब्रेक का हो चला, लेकिन ये कि जो कंसर्न है, जो की बात विश्वेश्वर जी बता रहे हैं या फिर तमाम विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि वो जो नुकसान किसी स्टेट को हो रहा है और किसी स्टेट से फायदा हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, कंसर्न यही हो रहा है इनके हिसाब से या फिर कुछ और है? जिस स्टेट को ज्यादा मिलता है जीएसटी उसको तो उसके पास रहेगा ना, उससे थोड़ी ले रहे। ये कंसोलिडेटेड फंड उस जीएसटी में से नहीं ले रहे, वो सिर्फ अगर किसी स्टेट को, वो लग्जरी गुड्स के ऊपर। हाँ, किसी स्टेट को जीएसटी में पहले 1 लाख करोड़ मिलता था, इस साल 1.25 लाख मिल गया, तो वो 25 लाख करोड़ सेंटर नहीं ले रहा, वह तो उसी के पास रहेगा। ये तो एडिशनल, जिस मान लो किसी स्टेट को नुकसान हो गया तो उसको अलग से सेस के थ्रू केंद्र कंपेंसेट कर रहा है। तो इसलिए यह जो स्टेट की जो चिंता है या अपोजिशन को चिंता है कि किसी एक्सेस वाले के स्टेट को लेकर दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, वो नहीं है, वो अनफाउंडेड। मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन वक्त शुरू से ब्रेक का चला है, तो ब्रेक के बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। और जैसा कि एक कंसर्न और भी है, वो है एंटी प्रॉफिटियरिंग जो प्रोविजन है, यानी कि मुनाफाखोरी कह लीजिए या उसके खिलाफ जो प्रावधान है, उसके लेकर भी चिंता जताई गई विपक्ष के सांसदों की तरह कि वो एक ड्रैकोनियन लॉ है और उससे एक गलत संदेश संभवतः व्यापारियों में जाएगा। चर्चा उस पर भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। संसद में जीएसटी के 4 बिलों को लेकर बहस जारी है और सरकार इस बात को लेकर अब कटिबद्ध है कि 1 जुलाई से इस देश में एक देश एक टैक्स सिस्टम को लागू कर दिया जाए। और ब्रेक में जाने से पहले जो चिंता विपक्ष के सांसदों के द्वारा जताई गई और जिसका जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया कि चिंता जायज़ नहीं है, खासकर मुआवजे को लेकर, कंपनसेशन को लेकर। लेकिन एक बात आखिर में गोपाल जी आपसे, वो जो प्रॉफिटियरिंग क्लॉज को लेकर है, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज को लेकर, उसको लेकर चिंता है कि वो एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, सेंटर उसमें कहीं ना कहीं पेनलाइज करेगी और एक गलत संदेश व्यापारियों में और जो खासकर इंडस्ट्रियलिस्टों में जाएगा।
नहीं, देखिए वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस तरह से अपोजिशन वो उसको प्रेजेंट करिए, वैसी बात नहीं है। वो नाम में कोई हो सकता है एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज, लेकिन वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह केवल जो टैक्स में रिडक्शन होता है, रेट रिडक्शन इन टैक्स, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के रेट रिडक्शन ही एक महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स आज 25 से 30% है तो उसको कम करके मैक्सिमम 18% तक लाया जाए, और कई चीजों में तो 5% पे भी ला रहे हैं, असेंशियल कमोडिटीज, फूड आइटम्स वगैरह में 0% भी कर रहे हैं। तो कहीं ये जो है ये रिडक्शन इन रेट जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वह कंज्यूमर को ना पास करके मैन्युफैक्चरर अपने पास ना रख ले, इसके रेस्ट्रिक्शन के लिए ये लगाया गया कि आपको ये टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पिनलाइज किया जाएगा। अब आप कहो कि ये पीनल प्रोविजन क्यों रखा है, क्योंकि ये ड्रैकोनियन है, तो यह तो हर लॉ में ये पीनल प्रोविजन तो रहेगा ही। सरकार के किसी भी लॉ में अगर पीनल प्रोविजन नहीं रहेगा तो फिर तो कोई क्यों मानेगा? वो पीनल प्रोविजन थोड़ा सा ज्यादा टफ है। नहीं, क्या टफ है? उसमें सिंपल है। ये फाइन की जगह वो पिनलाइज करना और तो फिर उसको इसीलिए तो है कि ये डेटरेंट है, पीनल प्रोविजन डेटरेंट है। अगर वो उस चीज को पास ऑन कर देते, अगर वो कंप्लाई कर देते, फिर थोड़ी पेनल्टी लगेगी। You want to say something about Yes. इंडिया जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट में कौन डिसाइड करेगा प्राइसेस ज़्यादा है कम? कंज्यूमर डिसाइड करेगा। इसके लिए लॉ जरूरत नहीं है। और प्रॉफिटियरिंग जो है अनफेयर प्रॉफिट और इलीगल प्रॉफिट, यहाँ फेयर अनफेयर कंज्यूमर डिसाइड करेगा, लीगल इलीगल कोर्ट डिसाइड करेंगे। ये जो है इससे बहुत नुकसान नहीं है या फायदा नहीं है, ये फील गुड है। आम जनता को बताना आपके ख्याल भी रख लिया, इसलिए रखा गया। मगर इससे एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि कैसे कंप्यूट करेंगे? अगर ये कुर्सी बना रहे, कुर्सी में स्टील रहता, लेदर रहता, स्पॉन्ज रहता, वुड रहता, उसमें स्टील का प्राइस 3% कम हुआ तो कुर्सी का प्राइस 3% कम हो सकता? नहीं हो सकता। कुर्सी का प्राइस 1% कम होता, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता और टैक्स अथॉरिटी से डिस्प्यूट हो सकता। तो हैरेसमेंट हो सकने का गुंजाइश है। लेकिन इसमें फायदा कुछ नहीं है, सिर्फ हैरेसमेंट का गुंजाइश है, वही है। मतलब इससे एक रॉन्ग सिग्नल्स टू द स्पेशली जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या शॉप ओनर्स से उनको जाएगा आपके हिसाब से? जी अनुराग जी, एक छोटी सी बात कर, हमारे कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि किसी लॉ का मिसयूज होने का, उसमें पोटेंशियल होने का मतलब ये नहीं कि आप उस कानून को या उस प्रावधान को नहीं लाए। तो यह तो हर कानून में यह तो हो सकता है। अगर पुलिस को आपने कोई अधिकार दिया, वो मिसयूज कर ले तो फिर क्या होगा? तो आप उस प्रावधान को डाइल्यूट तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो यह एक तरीके से और इसमें यह नहीं है कि अगर 3% स्टील, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि 3% स्टील में ड्यूटी कम हुई तो आप प्राइस ऑफ जो प्रोडक्ट है उसी को पूरा 3% करेंगे। वो तो कोई भी नहीं कह सकता, इस तरह से नहीं कहेगा, क्योंकि उसका मतलब है कि वैल्यू में कितना आपका रिडक्शन हुआ वो प्राइस में आपको पास ऑन करना ही चाहिए। ये केवल प्रोविजन है, एक तरीके से ये प्रिकॉशनरी प्रोविजन है। और टैक्स लॉ में तो इस तरह का जो लोगों को अप्रिहेंशन है कि टैक्स लॉ में ड्रैकोनियन हो जाएगा, तंग करेंगे, तो उसके लिए तो सरकार ने काफी वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं। और कई टैक्स लॉ में तो बहुत रिफॉर्म्स अलग तरह के हो रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी कम की जाए, इंटरेक्शन विद एसएससी कम की जाए, ऑनलाइन सारी रिटर्न्स भरी जाए, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस ट्रांसपेरेंट रहे। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। You want to say something? Yes. इसमें कंप्यूट करना मुश्किल है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकलिटी में डिफिकल्ट है, क्योंकि 3% यहाँ कम हो तो कुर्सी का प्राइस कितना कम होता, वो वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट। अगर कंप्यूट करे तो भी उसमें डिस्प्यूट होने का गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल आज 1,36,000 इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन एपीलेट अथॉरिटी, ये बहुत बढ़ने का गुंजाइश है। और इंडिया में जो जीएसटी के बाद बढ़ने का गुंजाइश है, इसी के वजह में और इसी के वजह में क्या होता है इंडिया में, फर्स्ट यू पे देन यू फाइट इन द कोर्ट। तो नुकसान हो सकने का गुंजाइश है, हैरेसमेंट का गुंजाइश है।
लीगल प्रॉब्लम्स बढ़ने का गुंजाइश है। ओके इसलिए वैसे एक कंसर्न ये भी जताया गया गोपाल जी, उस पर थोड़ा स्थिति बताएं आप कि अपीलेट में जाने का अगर डिस्प्यूट के मामले में है और खासकर सेंटर से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उन्होंने कोकोनट ऑयल का बताया था, इस तरह के मामले बढ़ेंगे और ये नेचुरल है आपके हिसाब से, क्योंकि शुरू के 3-4 साल 5 साल में बहुत सी चीज़ें आयरन आउट भी होती हैं, समझ में भी आती हैं, ये एक संभावना आपको लगती है कि मामले जाएंगे? शुरू में जीएसटी नया लॉ है, एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में सब लोग पहली बार कर रहे हैं, यहाँ पे कभी टेस्ट नहीं हुआ है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए जीएसटी काउंसिल एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे इंटरस्टेट अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको सॉर्ट आउट करे। सीधे कोर्ट ऑफ लॉ में तो सेकंड रिजॉर्ट की तरह है ही, पार्लियामेंट में भी बार बार आएंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा। जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक एम्पावर्ड कमिटी है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें 32 उसके पार्टिसिपेंट्स हैं और हर मीटिंग, अरुण जी ने बताया, एफएम ने कहा कि 2-2, 3-3 दिन तक चली है, एक एक क्लॉज को डिटेल में डिस्कशन हुआ और 8 साल से हम जीएसटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट कमिटीज हैं, इन सब के बाद एक कंसेंसस बन के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी बहुत ट्रेनिंग दी गई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जरूर एप्रीहेंशंस होनी चाहिए, है भी, वो बात एक सक्षम रखते हैं, विजिलेंट रखते हैं, तो वो होगी। एक और मैं बात इनके लिए कहना चाहता हूँ, इनने पहले बोला कि स्टेट के कंपेंसेशन में कोई स्टेट 10% से ग्रो कर रहा है, कोई 16% से ग्रो कर रहा है, आप कंपेंसेशन 14% की ग्रोथ से ही दे रहे हैं। तो यह बात, ये इसमें स्पष्टता ये लानी है कि अगर कोई स्टेट 16% से ग्रो करता है तो उसका वो 16% का ग्रोथ जीएसटी की ग्रोथ में, अब नए टाइम में भी तो उसका तो ग्रोथ 16% सही होगा ना, उसका जो अगर मैं सारी चीजें, तो उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसका 2% एक्सेस लेंगे भी नहीं ना, उसका थोड़ी विड्रॉ कर ले जाएंगे। तो अगर वो उसको कंपेंसेशन कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, उसको अगर ऑलरेडी उसका 16% ग्रो हो गया तो उसको कंपेंसेशन मिलना ही नहीं है, तो उसको कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन जो शुरुआत से एक चीज कही गई थी कि खासकर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, यूपी और बिहार मान लीजिए, वो जो एक डिस्प्यूट था वो अभी आपको लगता है कि हो गया है? एक बहुत बड़ा फायदा है। आप बताइए, वो अगर तमिलनाडु या महाराष्ट्र कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इंपुट कहां से खरीदते हैं? सब जगह से खरीदते हैं, तो उनके लोगों को इंपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं? आज की डेट में तो इंपुट क्रेडिट इंटरस्टेट पे नहीं मिलता था, आज वो कहीं से माल खरीदते हैं, कच्चा माल करते हैं, सर्विस वो ट्रांसपोर्टेशन कहीं से करते हैं, तो उसमें सेल टैक्स लगता था, उस सब का इंपुट क्रेडिट उनके मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, तो अल्टीमेटली उनको फायदा है। दूसरी बात क्या है कि आज आप नेशनल मार्केट नहीं है, तो अगर कहीं से माल जाना था तो 36 दिन लगते थे साउथ से नॉर्थ से साउथ जाने में, वो 4 दिन में हो जाएगा। आप देखिए चुंगी पे ट्रक 5-10 घंटे 2-2 दिन लाइन लगा के खड़े रहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। कितना पेट्रोल बचेगा, कितना उनका टाइम बचेगा, तो अल्टीमेटली लो कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा होगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये 4 स्लैब्स है ना, इंडिया में इतने विभिन्न तरफ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, वो सब प्रोजेक्ट सिर्फ 4 स्लैब में फिट नहीं होते। जैसा टी शर्ट का है स्मॉल, लार्ज, मीडियम, सब प्रोजेक्ट्स नहीं होते। और 5% है 12%, 5% और 12% के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो एक एग्जांपल, किटकैट बोल के एक चॉकलेट है, और बॉन भी एक बिस्किट है, लेकिन इसमें किटकैट में चॉकलेट बाहर रहता, बिस्किट अंदर रहता, और बॉन में चॉकलेट अंदर रहता, बिस्किट बाहर रहता। और इसको 12% है, इसको 5% है। तो जैसा स्लैब बढ़ता उसमें प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आते और डिस्प्यूट्स भी ज्यादा आते। इंटरेस्टिंग इनकी बात की उसमें एक समझना चाहिए पहले से ये है कि जीएसटी अभी तो 4 रेट है, हम तो एक जीएसटी पे जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली या तो आप पॉलिसी लेवल पे जाएं, तो हम तो सिंगल मार्केट, सिंगल टैक्स, सिंगल वन नेशन, सिंगल मार्केट, सिंगल टैक्स, तो अल्टीमेटली तो 4 भी नहीं रहेंगे, सब में एक ही जीएसटी। ठीक बात। तो नहीं, लेकिन अरुण जी ने एक बात तो कही थी कि अगर इस लिहाज से चले तो देयर वुड बी ना, कि फिर तो स्टेट्स अपने हिसाब से बनाएंगे। बट आपका पॉइंट है कॉमन, बट लेट देयर बी मोर स्लैब्स, नॉट 4 स्लैब्स। ओके, नहीं, फिर 4 स्लैब्स कॉमन अक्रॉस ऑल स्टेट। तो हर स्टेट में बॉन और ये एक ही रेट होगा। आइटम तो तय होगा, आइटम सेम टैक्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स, बट लेट द स्लैब्स बी मोर,
क्योंकि वी हैव कंप्यूटर्स नाउ। अच्छा, नहीं, और less level- more होगा तो फिर तो वही complexity फिर है। complexity बढ़ जाएगी। कम होता। नहीं, पर आपको मैं अगर लेमैन की लैंग्वेज में पूछूं कि ठीक है, हो सकता है कुछ एनोमलीज बचे हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आए हैं इसको लागू करने में, लेकिन अभी तमाम मतलब आप बताइए 12 मीटिंग हो की हैं जिसमें कि 32 जो प्रतिनिधि हैं, सारे स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, सेंटर हो गए, उसके बाद एक कंसेंसस के द्वारा बना है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये होना चाहिए। एक्सेप्शंस के लिए गुंजाइश रखना है, वो जीएसटी काउंसिल में नहीं है, वही दिक्कत है। और चलें। अल्टीमेटली आप 1962 में हमने इनकम टैक्स एक्ट बनाया जी। आज भी वो अमेंडमेंट कितने सारे होते हैं और होता जाता है। टैक्स लॉ कभी परफेक्ट नहीं होता। इट इज अ ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग प्रोसेस। जीएसटी भी इवॉल्व करेगा, हम उसके लिए पूरी तरह से, हमें भी लगता है कि इट इज नॉट अ परफेक्ट लॉ, इट विल इवॉल्व। ओके, चलिए इसी नोट पर अपने इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। लेकिन जीएसटी को लेकर जो कि पूरे देश में बहस रही है लंबे समय से, पिछले 7-8 सालों से इस देश में संसद या फिर कहें कि तमाम लोगों ने इस पर बहस करी है, और अब लगता है कि 1 जुलाई से संभवतः ये कानून, एक देश एक टैक्स का की व्यवस्था लागू हो जाएगी। जो कुछ कंसर्न, जो कुछ चिंताएं विपक्ष की हैं, उसको भी मीट आउट करने की कोशिश की गई है। लेकिन कह सकते हैं, जैसे गोपाल जी ने कहा, कि अभी ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इवॉल्व में तमाम चीज़ें दूर हों। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, और आपका इतना विश्वास जी स्टूडियो में आने के लिए। तो लोकमंच में आज इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।